दिग्गज नेता केंद्र के साथ साथ अब जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश को नए नए आयाम दिलाने में सहभागिता अपनी कैलाश विजयवर्गीय जी निभा रहे हैं। राजनीति की प्रेरणा तो देते ही हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन अब एक अलग प्रेरणा देते हुए समाज को नजर आ रहे हैं सर आप, और वो है फिटनेस की प्रेरणा। जिम में पसीना बहा रहे हैं और जनता उसे फॉलो भी कर रही है। कैलाश भैया के मार्गदर्शन में चलेगी जनता। देखिए, जब आप एक समाज के बीच में जवाबदार व्यक्ति बन जाए तो समाज सही दिशा में जाए। अपने को तो संदेश देते रहना चाहिए, उसमें से कुछ लोग संदेश का पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने वीडियो भेजा तो बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास तो जिम नहीं है, आपके पास जिम में इंस्ट्रूमेंट है। तो अब मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कि बिना जिम के भी घर पे एक्सरसाइज की जा सकती है, और वो भेजूँगा कि आप भले ही जिम नहीं हो पर घर के अंदर सिर्फ 20 बाय 10 का स्थान कोई ऐसा चुन लें, एक मैट हो और आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ अभी। फिटनेस को लेकर के आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कैलाश विजयवर्गीय जी को फॉलो करिए, वो आपको कहीं ना कहीं फिटनेस फ्रीक बना देंगे, जैसे वो खुद लगातार बनते जा रहे हैं। उनका कहना था कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं राजनीति की, क्योंकि राजनीति इस वक्त अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में तो लगातार चरम पर देखने को मिल रही है, वहां दिल्ली में भी चरम पर देखने को मिल रही है। और अभी जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा था मध्य प्रदेश में, आज जिस तरह से हमने देखा कि समाप्ति की ओर हो गया, लेकिन ये जो इतने दिन रहे, इसमें क्या वो महत्वपूर्ण विषय रहे जिसको लेकर के सरकार की ओर से तमाम वहां पर चर्चाएं की गई, और विपक्ष की क्या भूमिका आपने देखी इस दौरान, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और सकारात्मक विरोध होता है तो हम स्वागत करते हैं। और सरकार का काम है सकारात्मक काम करना, उसमें गलती ढूंढकर सरकार को मार्गदर्शन देना, ये विपक्ष की जवाबदारी है। यदि विपक्ष अपनी जवाबदारी का निर्वहन करता है तो एक अच्छा विपक्ष माना जाता है। और यदि विपक्ष सिर्फ न्यूसेंस करे, विरोध के लिए विरोध करे, तो मैं समझता हूँ उस देश का दुर्भाग्य होता है। वर्तमान में जो राजनीति देश में भी चल रही है और प्रदेश में भी चल रही है, वह विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं है। और वे कहाँ फंसाएं, कहाँ हम कोई इस प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करें जैसे सरकार बदनाम हो, कोई नेता बदनाम हो, तो थोड़े दिन बाद सब सामने आ जाती है। इसलिए विपक्ष की भी प्रतिष्ठा जब बनती है, जब वह सकारात्मक काम करता है, समाज के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। और सरकार की भी प्रतिष्ठा जब बनती है, जब भी सोचती है तो प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित होता हुआ देख रहे हैं, और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को भी विकसित होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 1 साल हो गए हैं सरकार को चलते हुए, और ये 1 साल बेमिसाल रहा है, और योगदान आपका भी बेमिसाल रहा है सर। कैसे आप अपने इस 1 साल के सफ़र को देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में काम करने की ऊर्जा है, नया सोचते हैं, और तत्काल उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, उसके लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ आना चाहिए। तो पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की, फिर पिछले दिनों विदेश गए, वो विदेश से भी 70,000 करोड़ के प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव लाए हैं। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों ने कहा कि हम निवेश करना चाहते हैं, पर आपके यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इंडस्ट्री डालने में परेशान करती हैं, जैसे हर बात के लिए अपराधी घोषित करना। तो हमने जितना दंडात्मक कार्रवाइयाँ थी उसको सरल करके और उसको पेनल्टी में बदल दिया। अपराध नहीं है, ये गलती है आपकी। अपराधी होना और गलती होना, तो गलती का आप दंड दीजिए, अपराध का दंड मत दीजिए। ऐसे हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। तो व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाना, इसके लिए सरकार, जैसा मोदी जी ने केंद्र के अंदर प्रयास किया, वैसे मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं।
आज हम इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में जब हम बात करते हैं इंदौर तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्वच्छता को लेकर के, फिर खान पान का भी दिमाग में आता है कि फेमस है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे क्या बड़े बदलाव इंदौर में देखने को मिलेंगे? अगर हम उद्योगों को लेकर के बात करें तो क्या आगे का प्लान रहने वाला है? देखिए, इंदौर एक बहुत ही चार्मिंग शहर है, वार्मिंग शहर है और बहुत वाइब्रेंट शहर है। तो यहाँ बहुत संभावना है और हमें गर्व है कि देश भर के लोग इंदौर की सफाई देखने आते हैं। हम चाहते हैं देश भर के लोग इंदौर का वाटर कंजर्वेशन देखें, देश भर के लोग इंदौर में किस प्रकार हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं वो देखें, देश भर के लोग आकर ये देखें कि किस प्रकार हम ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं। तो हम इस दिशा में अभी बहुत काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में करेंगे भी, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो ट्रैफिक। और इंदौर वो शहर है जहाँ जनसंख्या के हिसाब से पूरे देश के अंदर सर्वाधिक विकल्प अगर किसी शहर के अंदर है तो हमारे शहर में। उसके बहुत सारे कारण हैं कि मास ट्रांसपोर्टेशन जितना चाहिए उतना नहीं है। तो हम इस दिशा में बहुत शहर के और देश के जो विद्वान लोग हैं उनके साथ बैठकर ट्रैफिक सर्वे करा रहे हैं और किस प्रकार इंदौर शहर का ट्रैफिक अच्छा हो। पर्यावरण की दृष्टि से अभी हमने पिछले दिनों 51 लाख पेड़ लगाए, नहीं सिर्फ 51 लाख पेड़ लगाए बल्कि एक दिन में 12,40,000 पेड़ लगाए हमने, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र मुझे लिखा और मन की बात में 2 बार उल्लेख किया कि एक पेड़ माँ के नाम का इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया। हम एक रिकॉर्ड और बनाएंगे। हमने एक दिन में 12,40,000 पेड़ लगाए हैं। ये 12,40,000 पेड़ 100% जिंदा रहेंगे, इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में अगर विलम्ब हुआ तो सब यहाँ से सीधा वहीं जाऊँगा, रेवती रेंज है जहाँ हमने 12,40,000 पेड़ लगाए, उसकी व्यवस्थाएं देखूँगा। तो मैं अभी तक वहाँ जब भी इंदौर आता हूँ तो एक बार जाता हूँ, दिन में समय नहीं मिलता तो रात में जाता हूँ कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ मैंने सर्च लाइट लगा रखी है तो रात में भी मुझे वहाँ दिख जाता है। तो पानी की व्यवस्था करना, पेड़ कोई डेड नहीं हो जाए, यदि पेड़ डेड हो गया तो वहाँ पर दूसरा पेड़ लगाना उसकी जगह, क्योंकि वृक्षारोपण जब हम करते हैं ना तो एक पेड़ों को भी शौक लगता है, कि शौक के कारण पेड़ डेड हो जाते हैं। तो हम उन डेड पेड़ को निकाल कर नए पेड़ लगा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है कि एक दिन में इंदौर की जनता ने 12,40,000 पेड़ लगाए। अब इंदौर की जनता ने 12,40,000 पेड़ लगाकर उनको जिंदा रखा, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, और इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान था। 51 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य था वो इंदौर ने प्राप्त किया। इंदौर से जितना प्यार कैलाश विजयवर्गीय जी को है उतना ही प्यार इंदौर की जनता भी इनसे करती है। मुझे याद है एक बार आपका जन्मदिन था, उससे 1-2 दिन पहले मैं कुछ इंदौर के लोगों से बात कर रही थी। उन्होंने बोला हम व्यस्त हैं कल, बोलते हैं कल भैया का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? कैलाश भैया का बर्थडे है। तो इतने सौम्य नेता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सौम्य के साथ साथ एक सख्त अंदाज आपका नजर आया है। एक विषय है बांग्लादेश में जिस तरह से घटनाक्रम घट रहे हैं, उसके बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर खोजबीन करके उनकी और उन्हें अब उन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है देश में। ऐसा ही कदम उठाने की बात सख्त लहजे में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में भी की है। उसको आप अपने उस बयान से कितना समर्थन व्यक्त करते हैं? देखिए, मैं बंगाल का प्रभारी रहा 6 साल और मैं अपनी आंखों से मैं बंगाल को बर्बाद होते हुए देखा। मैंने लगभग वहाँ 6 जिले तो ऐसे हो गए जहाँ आप कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने देश में, ऐसा लगेगा पाकिस्तान में हो गए। और घुसपैठी आ गए वहाँ तक तो ठीक है, अब सबसे खतरनाक खेल वहाँ हो रहा है और वहाँ की सरकार कर रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू नाम से आधार कार्ड बना रही। तो जब वो हिंदू नाम से आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो तो और भी खतरनाक है। आपके पड़ोस में कोई कौन रह रहा है आपको भी पता नहीं लगेगा। अभी दिल्ली में 11 लोग पकड़ाए जिनके नाम रामलाल पन्नालाल थे, पता लगा है बांग्लादेशी हैं। कहाँ से बने? बंगाल से बने उनके आधार कार्ड।
कुछ लोग नकली आधार कार्ड भी बनाकर रह रहे हैं। तो हमारे लिए चुनौती तो है कि इस प्रकार के घुसपैठिए जो यहाँ आकर सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ ले अराजकता फैलाएं, धर्मांतरण करवाएं, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करें, तो हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस दिशा में निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाएंगे और इस प्रदेश को शांति का टापू बनाकर रहेंगे। अवैध तरीके से कैसे लोग प्रवेश कर रहे हैं, इस पर तो कदम उठाने की बात आपने कही, लेकिन अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए? और क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से जन विश्वास विधेयक आपने प्रस्तुत किया, वो ध्वनिमत से पारित भी हुआ, क्या इससे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी, कल ही मैंने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि हम आने वाले समय में इतना कड़ा कानून बनाएंगे कि अवैध कॉलोनियाँ नहीं बने। अभी अवैध कॉलोनियों के जो बनाते हैं उनको 2-3 साल की सज़ा है, अब इनको 7 साल से ऊपर की सज़ा हो, इस प्रकार का हम कानून बनाने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें करने वाले हैं। उसमें अधिकारियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। जिस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनेगी, अवैध निर्माण होगा, उसमें हम अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो हम एक नया फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं जिससे कि अवैध कॉलोनियाँ भी बंद हो बनना और अवैध निर्माण भी बंद हो। बिल्कुल। अब जब मध्य प्रदेश विधानसभा की बात चली रही है सर, तो एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। कटोरे ही कटोरे नजर आए थे इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की ओर से, और व्यक्त करने की कोशिश विपक्ष ने ये की कि सरकार ने ज़्यादा कर्जा लिया है, मध्य प्रदेश पर कर्ज का भार ज़्यादा है। उसको लेकर आपने भी कुछ चुटकी ली थी विपक्ष की। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि विरोध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कर्ज किसको मिलता है? जिसकी कैपेसिटी हो रिटर्न करने की, क्योंकि जो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं वो देखती कि आपकी क्षमता क्या है, रिटर्न करने की क्षमता है या नहीं। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इस शहर में मेयर था, मैंने बॉन्ड निकाले। बॉन्ड निकालने में सरकार की गारंटी लगती थी। सरकार की गारंटी लगी, बरोबर उनके मुख्यमंत्री जी ने मुझे गारंटी दी, पर वित्तीय संस्थाओं ने कह दिया कि हम मध्य प्रदेश की गारंटी नहीं मानते हैं। क्यों? बोले वहाँ पर वित्तीय अराजकता है, एनपी है वो प्रदेश। तो प्रदेश की क्षमता ही नहीं थी, वित्तीय रूप से इतना अराजकता थी कि वित्तीय संस्थाओं ने मेरी गारंटी को कैंसिल कर दिया राज्य सरकार की। मुझे फिर हुडको से लोन उठाना पड़ा, थोड़ा ब्याज ज़्यादा ना पड़ा शहर के लिए। तो कभी कभी जब आप विरोध करते हैं तो इस बात को भी देखें। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि यदि आप कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को विकास में लगाते हैं तो उसका बेनिफिट राज्य को भी मिलता है और अतिरिक्त वित्तीय योगदान भी मिलता है राज्य को। इसलिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, पर कर्ज कहाँ लग रहा है? कर्ज यदि आप ब्याज में बांटते हैं तो फिर कर्ज लेना अपराध है, पर कर्ज यदि प्रदेश के विकास में लग रहा है और उससे वित्तीय संसाधन आपके बढ़ रहे हैं तो कर्ज वित्तीय संस्थाएं भी देती है। और इसलिए मध्य प्रदेश का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने लिया है। मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि 20 साल में हमने मध्य प्रदेश को बदल दिया, एकदम बदल दिया। हम भोपाल जाते थे, मैं पहली बार 90 में विधायक बना तो मेरे दोस्त के पास फियाट कार थी। हम कभी कभी उनके साथ जाते थे भोपाल तो 6 घंटे लगते थे। कल रात को मैं 2 घंटे के अंदर आया, इंदौर से, भोपाल से इंदौर। परसों भी रात को आया और यहाँ शादी अटेंड करके और वापस सुबह मेरा प्रश्नोत्तर था, तो मैं 2 घंटे 7 मिनट में विवाह स्थल पर पहुँच गया और वापस शादी अटेंड की 15 मिनट और फिर वापस रात को 2 बजे मैं भोपाल पहुँच गया। क्योंकि सड़कें ऐसी हैं कि पता ही नहीं लगता है। और इसलिए ये सड़कों का निर्माण, ये बिजली के हालत क्या थे, आप इतनी देर बैठ के मेरे से बात ही नहीं कर सकते। इतनी देर में 4 बार बिजली चली जाती थी। लोग जनरेटर में, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इंदौर वाले अगर सही बोल रहा हूँ तो ताली बजा दीजिए। बिजली की हालत बहुत ख़राब थी और हमने बिजली सरप्लस स्टेट है ये बिजली का। मतलब आज हम उद्योग को बुला रहे हैं तो हमसे कहते हैं जितनी बिजली चाहिए आप लीजिए, और अन्य राज्यों की तुलना में हम सस्ती बिजली दे रहे हैं। गुजरात से सस्ती है, राजस्थान से सस्ती है हमारी बिजली उद्योगों के लिए। तो मध्य प्रदेश अगर कर्ज ले रहा है तो उससे विकास कर रहा है, इस बात को लेकर। और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है मध्य प्रदेश की।
कर्ज की बात हो रही है तो कल आरबीआई के हवाले से एक बयान निकल के सामने आता है, क्योंकि हमने देखा कि कई तरह की योजनाएं हैं जिससे जनता को फायदा पहुंचाने को, जनता को कैसे मजबूत किया जाए आर्थिक तौर पर, उसके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन आरबीआई के हवाले से ये निकल के सामने आया कि प्रदेशों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह से वित्तीय योजनाएं दे रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो क्या इस दिशा में भी कोई सोच है सरकार की? देखिए, डेमोक्रेसी जितनी अच्छी है, जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डेमोक्रेसी में कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है लोकप्रिय निर्णय और एक होता है लोकहित का निर्णय। जो लोकप्रिय निर्णय होता है, जैसे मैं अभी घोषणा कर दूं कि मध्य प्रदेश में संपत्ति कर माफ, किसी को संपत्ति कर देने की ज़रूरत नहीं, तो शहर के सारे फूल मेरे गले में डल जाएंगे, क्योंकि बड़ी लोकप्रिय। पर वो लोकहित का है क्या? अगर मैं संपत्ति कर माफ कर दूं तो नगर निगम में तनख्वाह नहीं बटे। इसलिए लोकप्रिय निर्णय होना चाहिए, पर लोकहित का ध्यान रखना चाहिए। और डेमोक्रेसी में इसी बात का हमेशा राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए। मुझे गर्व है कहते हुए कि हम जो भी योजनाएं बनाते हैं तो हम कर्जा लेके नहीं बनाते। हमारी वित्तीय क्षमता है कि नहीं? हमारी वित्तीय क्षमता है तो हम योजना देते हैं। हमें 5 साल में चुनाव जीतना है तो लोकप्रिय निर्णय भी लेना पड़ेंगे, लोकहित के साथ साथ। तो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है उसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि बीच में थोड़ा सा अवरोध भी है। वह अवरोध, जनता जब 100% मैच्योर हो जाएगी तो फिर कभी नहीं रहेगी। अभी दुर्भाग्य है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं प्रजातंत्र का मतलब, उनका वोटिंग परसेंटेज 35 से 40% वोट डालने नहीं जाते। और जो लोग प्रजातंत्र के मायने नहीं समझते, उनका वोटिंग परसेंटेज 90 है। तो हमें जागरूक समाज बनाना पड़ेगा, और बन रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन रहा, अब बन रहा है। जागरूक समाज बन रहा है, डेमोक्रेसी के प्रति अपनी जवाबदारी समझ रहा है। मैं देख रहा हूँ 25 साल से मैं राजनीति में हूँ। हमारे यहाँ जितनी भी पॉश कॉलोनी थी, वहाँ बड़ी मुश्किल से 25 से 30% पोलिंग होता था। आज वहाँ 50% पोलिंग होने लग गया। तो मेरे पिताजी कहते थे कि एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, बोले कहीं पढ़ के आए हो? तो बोले पहाड़ों पढ़ के आए हो। तो कहीं बता, अच्छा 2 चौक कितना हो? बोले 2 चौक 12। बोले गधा, कल मास्टरनी से पूछ के आ जाए। दूसरे दिन फिर आया, कि रे 2 चौक कितना हुआ? तो बोले 2 चौक 10। तो आज ठीक है, जरा कल 12 से 10 पे आया। तो हमारा जो जागरूक समाज है, वो जो 25% वोट देता था वो 50% पे आया है। जिस दिन वो 90% वोट देने लगेगा ना, तो कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की फ्री योजना नहीं चलाएंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हमारे बीच जो इस वक्त बैठे हैं वो लोकप्रिय नेता हैं, लोकहित में फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं, और एक ऐसे नेता जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने ज़्यादा सक्रिय हैं, उतने ही सक्रिय राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी नजर आते हैं। और इस बार कॉमन बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी शीत सत्र चल रहा है और केंद्र में भी शीत सत्र चल रहा है। और विपक्ष, जिस तरह से आप बता रहे थे सर, विपक्ष उतना ही हंगामा केंद्र में भी कर रहा है। बीते दिन तो नीले वस्त्र धारण कर विपक्ष पहुंचा हुआ था, हालांकि उसके बाद बहुत बवाल की भी तस्वीरें हमने देखी थी। उसे कैसे देखते हैं? विपक्ष को क्या संदेश आपकी ओर से? नहीं, मैं अपने बात में पहले भी बोल चुका हूँ कि विपक्ष को जवाबदार होना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा लंबा है वो, पर आपके रिकॉर्ड में भी होगा और हमारी संभ्रांत जो दर्शक हैं वो भी इसको देख सकेंगे। मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि किन किन को याद है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे। जरा हाथ खड़ा करें। काफ़ी लोगों को पता है। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे जब हमारे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे।
नरसिंह राव प्रधानमंत्री जी थे जब उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन से एक नोटिस आया और बड़ा दबाव वाला नोटिस था, क्योंकि दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आप जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, और यदि आपने ठीक जवाब नहीं दिया यूनाइटेड नेशन में तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। देखिए, दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी विकसित देश के लिए प्रतिबंध बड़ा नहीं होता है, पर विकासशील देश के लिए प्रतिबंध लगना बहुत मुश्किल होता है। नरसिंह राव जी घबरा गए। उन्होंने अटल जी को बुलाया, अटल जी से कहा, अटल जी ये नोटिस आया है। तो बोले सरकार को जवाब देना चाहिए। बोले नहीं, हमारी पार्टी ने ये सोचा है कि आप इस देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करें। उस समय सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे। अरे बोले, सलमान जी बड़े स्मार्ट विदेश मंत्री। बोले हाँ है तो सही, पर वो आपके नेतृत्व में जाएंगे। अटल जी कार्यालय आए, इत्तेफाक से मैं भी कार्यालय में था, उस समय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था। अडवाणी जी से बात की, हमारे सब नेताओं से बात की, वेंकैया नायडू जी से, प्रमोद महाजन भी थे उस समय, अरुण जेटली जी थे, सबसे बात की और पार्टी ने निर्णय लिया कि अटल जी को जाना चाहिए। हमारी पार्टी के लिए सम्मान की बात है। अटल जी वहाँ गए। जेनेवा में मीटिंग थी। जेनेवा की मीटिंग में अटल जी ने भारत का पक्ष रखा। सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने अटल जी की बात पर विश्वास किया और वो जो नोटिस था उसको वहीं डस्टबिन में डाल दिया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत थी। जब अटल बिहारी वापस आए तो विश्व के सारे पत्रकारों ने घेर लिया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लोकसभा में तो पानी पी पी के गाली देते हैं कांग्रेस की सरकार को, और यहाँ सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था कि मैं अभी पार्टी का झंडा कार्यालय में रख के आया हूँ, यहाँ देश का झंडा लेके आया हूँ और इसलिए मैं देश की बात कर रहा हूँ। ये विपक्ष होता है, ये जवाबदार विपक्ष होता है। और अभी विपक्ष के नेता हैं, आप उनसे अटल जी की तुलना करिए। वो जाकर कहते हैं हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा बताइए, यहाँ पर कोई मुस्लिम भाई हैं क्या? जरा हाथ खड़ा करें। कोई मुस्लिम है? बहन जी, आपको नमाज पढ़ने से कोई रोकता है? कोई रोकता? आज तक किसी ने रोका? अब बताइए, विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करना। सरदार हमारे यहाँ पगड़ी नहीं बांध सकते। कोई सरदार है यहाँ? सरदार जी, आपको पगड़ी बांधने से कोई रोकता है? आपको कड़ा पहनने से कोई रोकता है? बल्कि और सम्मान देते हैं हम सरदार को। हम सिख समाज का सम्मान करते हैं, पर विदेश में जाकर भारत का इस प्रकार बदनाम करने वाले नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इसलिए प्रतिपक्षी भूमिका क्या आप समझ सकते हैं। और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता थे जो कांग्रेस की सरकार में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहाँ कहते हैं कि मैं देश के लिए राजनीति करता हूँ, पार्टी मेरे लिए बाद में। ये अंतर है हमारे दल में और अन्य दलों में। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका इस मंच पर बिल्डिंग न्यू इंडिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम, जिस पर आप यहाँ पर आए, हमारे साथ चर्चा करी और क्या सरकार का पूरा ये 1 साल का कार्यकाल रहा उसके बारे में तमाम जानकारियां दी। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कीर्ति। तो ये चर्चा बहुत सार्थक रही।